10th इकोनॉमी, चैप्टर नंबर 1 वीडियो नंबर 6। चैप्टर 1 का इससे पीछे वाला भाग वीडियो नंबर 1 से लेकर 5 में हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप कीजिए, चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पर वीडियो नंबर 1 से लेकर 5 तक जो भी चैप्टर का इससे पीछे का भाग है उसमें मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अभी। तो आर्थिक विकास की माप, यानी अर्थव्यवस्था का जो विकास हुआ उसकी माप एवं सूचकांक। तो विकास की माप एवं सूचकांक जो है, जो दो सूचकांक इसमें प्रमुख है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय। इस पर हम लोग क्या करेंगे आज यहाँ से देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये चैप्टर। वीडियो नंबर 6, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचकांक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं, तो मान लीजिए एक देश है, उसमें एक वर्ष में कितना, मात्र 100 वस्तु बनता है। तो उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं, तो मान लीजिए 100 लोग क्या करते हैं, रोजगार देते हैं, यानी उसको क्या, वही हो गया सेवा, यानी जो रोजगार करते हैं, क्या जो जिन लोगों को रोजगार मिला यानी क्या है, वो सेवा दे रहे हैं, तो ही हो गया सेवा। तो सभी वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो 100 वस्तु बन गया, उसका मौद्रिक मूल्य क्या हो गया, यानी कितनी कीमत पर बिका, उसे कहते हैं मौद्रिक मूल्य, तो 1000 रुपया हो गया। और 100 लोग सेवा दिए, तो मान लेते हैं इन लोगों को 100 लोगों को सेवा दिए, यानी रोजगार मिला, उसके बदले में उनको भी 1000 रुपये मिला। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो यही आपका देश का या किसी भी देश का क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। तो एक वर्ष में उत्पादित अंतिम सभी वस्तुओं, उत्पादित अभी अंतिम सभी सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, यानी कितना उसको मूल्य मिला, उसी को योग के हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। ठीक, अब देखिए एक सूचकांक के बारे में पढ़ लिए, और उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका अगला सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक क्या होता है माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले यानी रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। ठीक, अब देखते हैं प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे, अभी देखेंगे। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। देखिए फॉर्मूला के रूप में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और कुल जनसंख्या। मान लीजिए अभी हम लोग देखें, जो एक देश का राष्ट्रीय आय कितना है, 2000 रुपये है, इतना तो बिल्कुल हो नहीं सकता, हम लोग मान के चलें, मानने के लिए तो कुछ ही मान सकते हैं। तो 2000 रुपये क्या है, माने हैं। ठीक, और उस देश में रहने वाली जनसंख्या क्या है, 100। तो 100 से हम 2000 में भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय कितना निकल के आ जाएगा, 20 रुपये। ठीक, ठीक है, तो क्या होगा प्रति व्यक्ति आय। तो इससे ये पता लग गया कि देश में रहने वाले लोगों की पर्सनल इनकम क्या है, तो पर्सनल इनकम क्या है, 20 रुपये है। ठीक, और देश की आय कितना है, यानी राष्ट्रीय आय कितना है, 2000। दोनों हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह विकसित देश यानी समृद्ध देश है। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है उन्हें निम्न आय वाला देश या निम्न आय वाला देश या विकासशील देश कहा गया है। भारत निम्न आय वर्ग के देश में क्या होता है, आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष ही थी। ठीक, और कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। निम्न तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तालिका पढ़ते चयनित राज्यों। ठीक, अब राज्य पंजाब, केरल, बिहार। वर्ष 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय, 2000 से लेकर 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय रुपए में। देखिए तो पंजाब में प्रति व्यक्ति आय कितना है, 26,000 रुपये। केरल में प्रति व्यक्ति आय कितना है, ये प्रति वर्ष है, और केरल में कितना है, 22,000 रुपये 800। और बिहार में कितना है, मात्र 5700। इन सबसे क्या आधा से भी कम है। ठीक, ये कभी कभी पूछ लेता है बिहार के भारत के किस राज्य की सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, तो क्या हो जाएगा, पंजाब, और दूसरे पर कौन हो जाएगा, केरल। और सबसे बिहार का कितना है, तो ये पूछते बिहार का कितना है, तो 5700 रुपये प्रति व्यक्ति है। ठीक, तो तालिका से स्पष्ट है कि 3 राज्यों में पंजाब की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक और बिहार की प्रति व्यक्ति आय क्या है, सबसे कम है। अगर बिहार को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाता है तो इन तीनों राज्यों में पंजाब सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना गया है। ठीक, तो ये टॉपिक हमारा खत्म है। अगला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अगला है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स।
ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना इसमें भी है लगा लीजिए उससे भी ज़्यादा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अब देखिए इसे, अब ये पूछता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है और किसके निर्देशन में। तो यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में, तो ये पूछता है किसके द्वारा तैयार किया गया, तो किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, और किसके निर्देशन में, महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया। यानी इस मानव विकास सूचकांक तैयार करने का सबसे पहले आइडिया किन के पास है, या ये पूछता है जब मानव विकास सूचकांक विचार करने का बनाने का विचार किनका था, तो महबूब उल हक का के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट, यानी फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रस्तावित किया गया। अब कह रहा है यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर यानी यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट यानी क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। अब कह रहा है प्रकाशित ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ये इंडेक्स है और ये रिपोर्ट है, दोनों इसमें क्या करना है, अंतर करना है। मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या क्या आता है, भिन्न भिन्न देशों की तुलना लोगों के किस में, शैक्षणिक स्तर, यानी एक देश से दूसरे देश की तुलना, उस देश में प्राप्त लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति यानी वो कितना स्वस्थ है, और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक, जहाँ पर मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रश्न है, तो ये 3 सूचकांक, जीवन आशा यानी कोई व्यक्ति कितने दिनों तक जीवित रह सकता है, उसे कितना मतलब कीजिए शिक्षा प्राप्त है, और जीवन का स्तर कैसा है, यानी जीवन का क्वालिटी, वो व्यक्ति जो जीवित रहा है तो सिर्फ जीवित है या अच्छा जीवन जी रहा है, खाना के लिए उसके पास अच्छा भोजन है कि नहीं, पीने के लिए अच्छा पानी है कि नहीं, उसको पहनने के लिए अच्छा कपड़ा है कि नहीं, वो अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसी को क्या कहते हैं, जीवन स्तर। तो बार बार ये पूछता है फॉर्मूले के रूप में एचडीआई, यानी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन सूचकांकों पर जारी किया जाता है ना, उसमें क्या क्या शामिल है, तो जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और जीवन स्तर सूचकांक, सभी को इसमें शामिल करने के बाद क्या किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्या करना है, याद रखना है, जीवन आशा सूचकांक, शिक्षा प्राप्ति सूचकांक, जीवन स्तर सूचकांक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यही तीनों क्या होता है, शामिल होता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तीनों सूचकांक का औसत है। ठीक, तो तीनों सूचकांक का औसत निकालते हैं। अब देखते हैं आगे, पैमानों पर सभी देशों की एचडीआई दर 0 से 1 होती है, यानी एचडीआई दर कहाँ से होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच, यानी 1 से जितना नीचे आएगा तो वह देश माना जाएगा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में वह देश क्या है, कमज़ोर है, यानी उसमें उस देश का मानव विकास क्या हुआ, कमज़ोर है, यानी मानव विकास क्या हुआ, कम हुआ है। और जितना 0 से बढ़ते हुए आगे 1 की तरफ जाएगा वो क्या माना जाएगा, उस देश में मानव विकास क्या हो गया, अधिक हुआ है। तो 1 क्या होता है, पूर्ण विकसित, और 0 क्या होता है, अल्प विकसित यानी अविकसित। ठीक, अब देखिए भारत तथा पड़ोसी देशों की 2004 में मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका यानी 1.4 द्वारा स्पष्ट किया गया है। तालिका 1.4 2004 के लिए विभिन्न देशों के एचडीआई मूल्य, देश के नॉर्वे, इसका एचडीआई मूल्य क्या था 2004 में 0.965, यानी क्या एक के मतलब कि ये बिल्कुल क्या है, नज़दीक है, एक है नहीं। और क्रम संख्या क्या है, तो 2004 में मानव विकास के मामले में सबसे अग्रणी देश कौन था, सबसे प्रमुख देश कौन था, आपका नॉर्वे, यानी सबसे ज़्यादा मानव विकास कहाँ पर हुआ था, नॉर्वे में हुआ था। अब देखिए उसके बाद दूसरे स्थान पर कोई देश नहीं, तीसरे स्थान पर कौन है, ऑस्ट्रेलिया 0.957 तीसरे स्थान पर। अब उस बाद कौन से, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, तो हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है, मूल्य क्या है, 0.755, क्या हो गया 93। अब अगला क्या है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 0.593, इसका क्रम क्या हो गया 134। अब भारत की बात करें तो 2004 में भारत किस स्थान पे था, यानी एचडीआई का मूल्य क्या था इसका 0.611, और स्थान क्या था पूरे विश्व में 126। चीन के इतना है 0.678, और पूरा इसका क्रम क्या होगा 81 यानी 81। बांग्लादेश क्या होगा 0.530, और इसका क्रम क्या होगा 137। ठीक, तो मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट मानव विकास को 2006 के आधार पर क्या है, लिस्ट जारी किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं, चूँकि
106 में 117 देशों के लिए एचडीआई की गणना की गई थी। इसमें भारत का एचडीआई मूल्य 0.611 था तथा 126 क्रम पर था। अब इसका मतलब यह है कि भारत में मानव विकास मध्य स्तर पर है। यह पूछता है 2006 में भारत का मानव विकास स्तर किस स्तर पे था? मध्य स्तर पे था, अभी भी मध्य स्तर पे ही है। लिंग विकास सूचकांक यानी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की दरों में भारत 2005 में 105वें क्रम पर था, 2000 में 105वें क्रम पर था और 2004 में क्या आ गया? 96वें क्रम पे। नहीं, इसमें क्या है, थोड़ा क्रम में आ गया, यानी थोड़ा सा क्या वृद्धि हुआ है, यानी लिंग विकास सूचकांक में थोड़ा सा क्या हो, भारत का स्थिति पहले से सुधरा है थोड़ा सा। अब आश्चर्य की बात यह है कि हमारे पड़ोसी यानी पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है, किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी। पहले से स्थिति क्या हुआ है? सुधरने लगा है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अगला है हमारा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। हम लोग पीछे देखे थे, ये मानव विकास रिपोर्ट यानी पूरे देश के स्तर पे यानी पूरे विश्व के स्तर पे देखे थे, यानी एक देश का कैसा है, दूसरे देश का कैसा है। अब हम लोग ये बात कर रहे हैं हमारे देश के अंदर क्या है, मानव का विकास कैसे हुआ है। तो ये कह रहे हैं राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी हमारे देश के अंदर सभी राज्यों में के मानव विकास, यानी सभी राज्यों में जो व्यक्ति है उनका मानव विकास कैसे हुआ है, वो हम लोग अभी देखे थे एक देश से दूसरे देश का तुलना करते हुए। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक देश के अंदर हमारा सभी राज्यों में मानव विकास कैसा हुआ उसके बारे में। तो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था, यूएनडीपी की मानव विकास के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की गई। तो ये पूछेगा जब भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट वर्ष किस वर्ष जारी की, तो क्या देखेंगे, अप्रैल 2002 या सीधे वर्ष लिख देगा 2002, तो उसमें से आपको टिक करना है। जारी की गई। तो योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में क्या किया था, जारी किया था। तो यही पूछ लेगा ये किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जारी किया गया था। रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष केसी पंत ने कहा था कि राज्यों के लिए योजना आकार तय करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है। किसे? राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यानी किस राज्य का मानव विकास कितना हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, उसी के अनुसार क्या कर सकते हैं, हम योजना भी बना सकते हैं। अब इस पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट यानी नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वर्ष में 1981, 1991 तथा 2001 के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों के एचडीआई मूल्यों का अनुमान लगाया गया था। यानी जारी कब किया गया था, 2002 में, लेकिन इसके लिए 1981, 1991 और 2001 के लिए भी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एचडीआई के मूल्यों का अनुमान लगाया गया था, यानी पीछे के लिए भी अनुमान लगाया गया था। इस रिपोर्ट में विकास की दरें क्या थी, भिन्न भिन्न थी। केरल का रैंक सबसे ऊपर था और जबकि बिहार, मध्य प्रदेश, असम यानी असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक सबसे नीचे था। तो ये कह रहा है केरल जो था वो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट में यानी राज्यों में मानव विकास के मामले में सबसे ऊपर था। उसके अलावा क्या बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का रैंक नीचे था। ठीक, तो इसी से एक बन गया है आपका एक शॉर्ट फॉर बीमारू। तो बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को क्या कहा था, बीमारू राज्य। देखिए तो बीमारू राज्य कैसे, बी से क्या लिया गया, यानी जब जिनका रैंक एक नीचे था, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मामले में जिन राज्यों का रैंक बिल्कुल नीचे था तो उन राज्यों का नाम लिखा गया। तो नाम जब लिखा गया तो उनका एक अंग्रेजी लेटर का पहला वर्ड सभी राज्यों का लिया गया, तो एक नया शब्द ही बन गया। क्या बन गया, बीमारू। जैसे देखिए बिहार का क्या लगा, BI लिया गया, मध्य प्रदेश का क्या लिया गया, M लिया गया, असम का क्या लिया गया, A लिया गया, राजस्थान का क्या लिया गया, R लिया गया और उत्तर प्रदेश के U लिया गया। जब इन सभी को एक साथ लिया गया, अब उसे पढ़ा गया तो एक नया शब्द ही निकल के आ गया, बीमारू। ठीक, बीमारू। तो उसी समय से एक प्रचलन में आ गया, जो सभी राज्य है वो कैसा राज्य है, बीमारू राज्य है।
तो क्या हो गया यहाँ से व्यंग्य की भाषा, यानी क्या करना है, किसी को क्रिटिसाइज करने, किसी की आलोचना करने की एक भाषा यहाँ से उत्पन्न हो गई। बीमारू तो क्या है, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये हमको याद रखना है। ये सब कौन से बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। तो कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से कौन बीमारू राज्य में शामिल है या निम्न में से कौन बीमारू राज्य में शामिल नहीं है। ठीक, तो यहाँ से इसमें हमको क्या करना है, यहाँ से याद रखना है कि बीमारू राज्य में 1 2 3 4 5 राज्य क्या है, 5 राज्य शामिल है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश, बिहार। तो ये सब अच्छे से याद रखना है। ये 4 क्या है, 5 क्या है, सॉरी 5 क्या है, बीमारू राज्य में शामिल है। ठीक, तो निर्धनता की स्थिति को जानने के लिए रिपोर्ट में प्रस्तुत मानव विकास सूचकांक ह्यूमन, ठीक, निर्धनता यानी पॉवर्टी की जानने के लिए मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निर्धनता के परंपरागत निर्धारण अनुपात इन पॉवर्टी रेशियो को से काफ़ी मिलता जुलता है। ये आपका मानव विकास रिपोर्ट पॉवर्टी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, इसके अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में क्या काफ़ी कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी मामूली कमी आई है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे, उपरोक्त व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया है कि विगत कुछ वर्षों में देश की ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में क्या है, कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसमें क्या हो गया, वृद्धि हुई है। यानी कुछ समय पहले जब बात की गई है, रिपोर्ट जब आया था तो उसमें पता लगा जो शहरी क्षेत्र की व्यय क्षमता में क्या है, वृद्धि हुई है, और ग्रामीण क्षेत्र का व्यय क्षमता में क्या है, कमी आई है। चलिए ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उपभोग व्यय यानी उपभोक्ता क्या होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो क्या है किसी वस्तु का उपयोग करता है, उसी को उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता व्यय के मामले में ग्रामीण क्षेत्र में कमी आई है और शहरी क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ है। अब देखिए आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये बॉक्स है। अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे तो सब कुछ आगे समझने के लिए, चाहे ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, सब कुछ समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्या है, बॉक्स है। इसको समझते हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं या सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है। ये सभी तत्व क्या है, बिजली के बिना हमारा देश का विकास संभव है, नहीं संभव है। बिजली नहीं होता क्या होता, हम लोग क्लास भी नहीं कर पा रहे होते। ठीक, परिवहन के बिना संभव नहीं है, संचार के बिना संभव नहीं, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि के आर्थिक विकास के आधार पर उन्हें देश का क्या कहता है, देश का आधारिक संरचना यानी आधारभूत संरचना कहा जाता है। अगर इन देश का यानी इन आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो तो हमारे देश का भी विकास नहीं होगा। किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत संरचना जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। यानी आधारिक संरचना जिस देश का जितना विकसित होगा वह उतना ही विकसित होगा। यानी किसी देश में बिजली 24 घंटे मिलती है, परिवहन इतना फास्ट है जो 1000 किलोमीटर जाने में 4 से 5 घंटे या 6 घंटे पहुंच जाते हैं। संचार क्या है, हमारा संचार माध्यम क्या है, बहुत फास्ट है। यानी आसानी से 10 सेकंड में कोई हम मेल कर ले या 5 सेकंड में किसी संपर्क करना हो संपर्क कर ले। ठीक, बैंकिंग यानी बैंकिंग सिस्टम इतना बढ़िया है जो किसी को आसानी से क्या मिल जाता है, लोन की जरूरत हो उसका लोन मिल जाता है। अगर स्कूल सिस्टम इतना अच्छा है, यानी शिक्षा इतनी अच्छा है, सभी लोग क्या हो गया, मानव विकास हो चुका है। अस्पताल अच्छा है, सभी लोग को शिक्षा अच्छा से मिल रहा है। अस्पताल तो किसी को भी इलाज में क्या होती किसी भी कोई समस्या नहीं होती। यानी ये सब आधारिक संरचना, अगर इस सब आधारिक संरचना का विकास होगा तो वहाँ रहने वाले मानव का विकास होता है, मानव का विकास हो क्या होगा, तो देश का विकास होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। ये वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार के विकास की स्थिति, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, चैप्टर नंबर 1 से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं उसको देखेंगे। यानी बुक में दिया होगा 5 या 7 उसको भी करेंगे, और उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 से जितना MCQ बन सकता है उस सबको करेंगे। फिर उसके बाद लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय प्रश्न करेंगे, फिर चैप्टर समाप्त करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।